नोएडा सेक्टर 113 के खजरपुर के पास कार सवार ने 7 लोगों को रौंद दिया है। बाइक और आइसक्रीम के ठेले में टक्कर के बाद कार सवार को टक्कर मारी गई। पैदल जा रहे 2 युवकों को भी चपेट में लिया गया। हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। कार छोड़कर चालक फरार हो गया। और अंकित ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। अंकित, सबसे पहले बताएं कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है। कल देर रात का मामला है, जहां पर एक जो है लग्जरी कार बताई जा रही है, जिसमें पहले जो सेक्टर 122 स्थित परसला खजरपुर है उसकी मंडी में वहां से निकलती जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तार के कारण जो कार थी उसमें पहले आगे जो एक आइसक्रीम वाला ठेला जा रहा है जिसको टक्कर मारी। इसके बाद जो ठेले वाला गिर गया था, उसके बाद वहां से भागने की कोशिश के दौरान उसने कार की स्पीड तेज कर ली। उसके बाद आगे जा रहे एक कार में टक्कर लगी और उसके बाद वह कार नहीं रुकी और उसके बाद कार चालक बड़ी स्पीड से दोबारा भागने लगा, जिसके बाद आगे जाके जो 2 लोग पैदल सड़क पर जा रहे थे उनको भी टक्कर लगी, उनको रौंदा गया। आपको बता दें इसमें कुल मिलाकर टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहरहाल जो कार चालक है वह अभी कार छोड़ के मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पहुंचने के बाद पुलिस अभी पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है और साथ ही जो कार चालक था उसकी तलाश के लिए पुलिस ने 2 टीम गठित करी, जिसकी तलाश अभी जारी है। वहीं बात की जाए जो घायल में करीब 4 लोग, जिनमें बताया जा रहा है एक महिला भी शामिल है। 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए जो अस्पताल में भर्ती है, वहीं जिसमें बताया जा रहा है करीब 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। जी अंकित, क्या इस हादसे की कोई चश्मदीद भी है? जी देखिए, ये देर रात का मामला है। पुलिस द्वारा जब इस पूरे मामले से पूछा गया था, पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके इस पूरे मामले की जो है बताया गया था। वहीं अभी पुलिस इस पूरे मामले की खंगाल रही है, क्योंकि ये मामला देर रात का था, इसलिए पुलिस मौके पर आला अधिकारी थोड़ा समय बाद पहुंचे थे और उसके बाद ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। वहीं पुलिस का दावा यह है कि जल्दी जो आरोपी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। यूपी में अंग्रेजी की रद्द परीक्षा आज हो रही है। 24 जिलों में आज ये अंग्रेजी की परीक्षा है, जहां पहली पाली 11:15 बजे तक होगी। ये परीक्षा 11:15 बजे तक चलेगी। पहली शिफ्ट की 30 मार्च को ये अंग्रेजी की परीक्षा रद्द हुई थी। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया था और आज 24 जिलों में ये अंग्रेजी की परीक्षा होने जा रही है, जहां 8 बजे से 11 बजे तक ये परीक्षा पहली पाली की होने जा रही है। तो 30 मार्च को जो पेपर लीक होने की वजह से इंग्लिश का एग्जाम कैंसिल हो गया था, वो आज कंडक्ट कराया जा रहा है और 24 जिलों में आज ये अंग्रेजी की परीक्षा हो रही है। तो अंग्रेजी के पेपर का असली इम्तिहान आज होने जा रहा है, जहां 24 जिलों में यह अंग्रेजी की परीक्षा आज हो रही है। इसमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद शामिल है, जहां ये परीक्षा हो रही है। बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर में परीक्षा हो रही है। ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट और अंबेडकर नगर में भी परीक्षा है। इसके अलावा प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में भी परीक्षा है और वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली भी इसमें शामिल है। 30 मार्च को 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और आज ये परीक्षा कराई जा रही है पूरी सतर्कता के साथ और पूरी सुरक्षा के बीच में, जहां सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सीएम की ओर से कह दिया गया था कि पूरी तरह से नकल विहीन ये परीक्षा होनी चाहिए। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हैं, सनुज शर्मा बागपत से हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से है। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख करेंगे। परीक्षा शुरू हो चुकी है, किस तरह से तैयारियां हैं और अभी तक का क्या अपडेट है इस परीक्षा को लेकर?
बिल्कुल अनु, देखिए परीक्षा शुरू हो गई और परीक्षा सिर्फ इन 5,71,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं की नहीं है, बल्कि ये परीक्षा है इस पूरे विभाग की, इस पूरे सिस्टम की। क्योंकि जिस तरह से 30 मार्च को पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से जो छात्र छात्राओं को झटका लगा, जो छवि एक धूमिल हुई सरकार की, ये सभी चीज़ें। बहरहाल हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं और आप देखिए ये कमरा है माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं विनय कुमार पांडे का। ये यूपी बोर्ड के सभापति भी होते हैं पद की अगर बात की जाए, और इनके यही वो कमरा भी हम बताएं आपको, यही वो निदेशालय है जहां पर 30 मार्च को खुद विभाग की मंत्री या प्रमुख सचिव ने ऐलान किया था परीक्षा के रद्द होने का। और ये सामने बना है राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, जहां से पूरे प्रदेश में निगरानी हो रही है परीक्षा की। आज ये यूपी बोर्ड की अंतिम परीक्षा, वैसे तो 12 तक परीक्षाएं थी, लेकिन जो पेपर लीक हुआ तो उसको आज कराया गया। अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहरहाल अंदर जाने से रोका जा रहा है। अंदर जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हैं, जिनसे इस पूरी परीक्षा की निगरानी की जा रही है पूरे प्रदेश में। और आपको बताएं कि यहाँ पर ये तस्वीर से रोक रहे हैं। हालांकि ये बड़ी अजीब एक स्थिति लगती है अनु, कि जिस दिन 30 मार्च को परीक्षा रद्द हुई, जब अधिकारी यहाँ पर आते हैं, मंत्री यहाँ पर आते हैं, तब कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर वही सीसीटीवी दिख रहे होते हैं, तब आप इसका कवरेज कर सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा रद्द होने के बाद सवाल उठाए जाते हैं सिस्टम पर, तब यहाँ पर मीडिया की एंट्री को रोक दिया जाता है। अंदर से इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। आखिर क्यों? क्या ऐसी खामी है? क्योंकि कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र इन सीसीटीवी कैमरों पर नहीं दिख रहा है जो लीक हो जाएगा हमारा कैमरा जाने से, लेकिन उसके बावजूद इस कमरे को बंद रखा गया है। आखिर क्या है जो ये छुपाना चाहते हैं? भाई अपने सिस्टम की कोई खामी है जो छुपाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठना लाजमी है, क्योंकि जिस दिन परीक्षा रद्द होने की सूचना हुई थी, आपको बताएं, उस दिन भी मीडिया ने यहाँ पर कवरेज किया था। परीक्षा रद्द होने से पहले भी मीडिया यहाँ पर आया था, तब ये कमरा बंद नहीं था। आप सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको देख सकते थे कि परीक्षा में कितनी शुचिता है। अब क्या छुपाना चाहते हैं ये अधिकारी बेहतर जानते हैं। निगरानी और शैलेश, दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही सवाल भी उठा रहे हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं बागपत का। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सनुज, बताएं कि बागपत में कैसी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी की गई है सेंटर्स पर, और क्या छात्रों से भी आपकी बात हुई? उनका क्या कहना था, क्या रुख था आज की परीक्षा को लेकर और इसकी व्यवस्था को लेकर? देखिए, कुछ छात्रों से हमारी बात जरूर हुई थी, लेकिन वो थोड़े दबाव में थे इस बात को लेकर कि एग्जाम किस तरीके का आएगा, क्या एग्जाम हल्का होगा, क्या सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जिसको हल करने में उनको परेशानी होगी। तो तमाम ऐसे सवाल थे जो उनके जहन में थे। अब चूंकि पेपर शुरू हो गया है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके का एग्जाम आया था। रही बात तैयारियों की, कि देखिए तैयारियां तो पहले भी बेहतर की गई थी, तमाम दावे किए गए थे, लेकिन इस बार जो कंट्रोल रूम है उसको और ज्यादा सक्रिय कर दिया गया। तमाम सेंटर्स पर जो फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो खुफिया तंत्र है पुलिस का, उसको भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी मिले तो उसको तुरंत बता दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जॉइंट डायरेक्टर हैं, मेरठ में बैठते हैं, पूरे मंडल के एक बड़े अफसर होते हैं, वो भी बागपत के दौरे पर है और उसके बाद वो यहां से गाजियाबाद जाएंगे। चूंकि आज जो परीक्षा हो रही है, जो 12th का इंग्लिश का पेपर जो लीक हुआ था और उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था, उसमें अगर पश्चिम के जिलों की मैं बात करना चाहूं तो देखिए जो गाजियाबाद है, बागपत है और शामली है, तीनों जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लगातार लखनऊ से कंट्रोल रूम से भी तमाम जानकारियां ली जा रही हैं कि अफसर कहां है, किसी तरह की कोई बात तो नहीं है। शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब हर 10 मिनट बाद ये पूछा जा रहा है कि सभी सेंटर्स पर सामान्य स्थिति है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस तरीके से पहले दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, लेकिन उन सबको धता बताते हुए जो नकल माफिया हैं वो अपने कारनामों को अंजाम देने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए थे। इस बार उसको कमर तोड़ने की जो प्रयास है वो पूरा किया जा रहा है और सिस्टम में कहां क्या कह सकते हैं कि झोल है, उस झोल पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि जो एग्जाम था, जो पेपर था, वो बलिया से आउट हुआ था और पश्चिम तक भी पहुंचने की उसकी आशंका थी, जिसके बाद 24 जिलों में जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी। आज ये परीक्षा हो रही है, पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब ये एग्जाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब सेंटर से तमाम स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, तब ये पता लगेगा कि एग्जाम को कितनी आसानी से वो हल कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन बिल्कुल 11 बजे तक का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। नीतीश, जहां उत्तर प्रदेश में एक तरह से मानसिकता बन गई थी कि वो पेपर ही क्या जो लीक ना हो, लेकिन ये सरकार इस मानसिकता को और इस प्रथा को तोड़ने में, इसे दुरुस्त करने में किस तरह से काम कर रही है और आज कितना महत्वपूर्ण दिन है ये साबित करने के लिए कि नकल विहीन परीक्षा कराना, पूरी व्यवस्था करना इसके लिए आसान है इस सरकार के लिए। 3 विषयों पे आज बात करूंगा। पहले व्यवस्था दिखाऊंगा,
उसके बाद इस पूरी व्यवस्था में खामियां कहां है उसका भी जिक्र करूंगा, और जो तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर नकल माफिया पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं, ये सवाल भी है। तो पहले व्यवस्था दिखा देते हैं। आप देखिए जेपी मेहता सेंटर है ये, और ज़रा विशेष से कहेंगे कि ज़रा नज़दीक सेंटर के अंदर भी चले, ताकि जो बनारस के 131 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी नकल करने वाला किसी भी कीमत पर सक्रिय नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, महिला सुरक्षा कर्मी लगाई गई हैं, और आप देखिए किस तरह से मुस्तैद ये पुलिस के जवान लगातार चक्रमण कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम क्लास की दिखाना चाहेंगे, अगर हम थोड़ा जूम इन कर सके विशेष, तो देखिए सामने जो स्टूडेंट हैं वो कक्षा में बैठ गए हैं। और अब जो बात है कि बलिया में पेपर लीक होता है और जहां जहां उस पेपर के सेट जाते हैं उन जिलों में परीक्षा रद्द कर दी जाती है उस दिन के, और फिर उसके बाद आज ये परीक्षा कराई जा रही है। लेकिन जब जांच का जो दायरा है वो बलिया से लेकर तमाम जिलों में घूम रहा है। आपको बताएं एसटीएफ भी इस मामले में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड और पूरे नकल का जो बड़ा जाल है उसे अभी तक पूरी तरह से भेद नहीं पाया है प्रशासन। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नकल ऐसा विषय है जो बलिया में सिर्फ आज का नहीं है। कहते हैं, ऐसा पूर्वांचल में कहा जाता है कि अगर आप कहीं से पास नहीं हो रहे हैं तो बलिया से फॉर्म भर दीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। लिहाजा ये कहावत पूर्वांचल में आम है कि बलिया में नकल होती है, बलिया में नकल माफिया सक्रिय होते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ, क्या शिक्षा विभाग सो रहा था? अब उसके बाद अभी तक मास्टरमाइंड कहां है? और दूसरी बात, जब इस तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे नकल माफियाओं पर पहले से नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? देखिए जो छात्र यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, इनका क्या दोष था? ये जिस दौरान तैयारी कर रहे होते हैं, एक के बाद एक जब पहला टाइम टेबल आता है छात्र का, तो वो ये अपने दिमाग में बना लेता है कि हमें किन किन विषयों की उम्दा तैयारी करनी है और किन किन विषयों पर जोर देना है, और उसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र शामिल होता है। खास तौर पर अगर बात करें अंग्रेजी, गणित और इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो 4 पेपर होते हैं वो खास तौर पे छात्र उन पेपर को लेकर दबाव में रहते हैं। बाकी हिंदी और अन्य प्रश्न पत्र जो होते हैं उनको छात्र थोड़ा बहुत पढ़ाई करके और उनको सोचता है कि सफल हो जाएगा। लेकिन इस दबाव वाले प्रश्न पत्र को लेकर नकल माफिया पर दबाव बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि व्यवस्थाएं आज पूरी हैं और इन व्यवस्थाओं के बीच जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सीएम योगी के सामने आज से पेश होंगी विभागों की कार्य योजना। आज कृषि क्षेत्र की कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन होगा। कृषि सेक्टर के 11 विभाग पेश करेंगे आज छमाही और वार्षिक रोड मैप। शाम 5 बजे से 7 बजे तक ये प्रेजेंटेशन चलेगी और शाम 7 बजे से 8 बजे तक इस पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी समेत सभी मंत्री और अधिकारी विभाग के मौजूद रहेंगे। तो जहां सीएम योगी ने सभी विभागों को ये कार्य दिया है प्रेजेंटेशन देने का, और आज कृषि विभाग का नंबर है। और चलिए अब बात काशी के कोहिनूर पर अवैध निर्माण की काली छाया की। जहां पहले चलता था पीएम का संसदीय कार्यालय, आज वहां हो रहा है अवैध निर्माण। वहीं बीडीए के अधिकारी इससे अनजान हैं। नाम है वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी बीडीए, लेकिन बीडीए के अफसरों की धृतराष्ट्र लीला की वजह से यहाँ भी चल सकता है योगी सरकार का बुलडोजर। वजह है रविंद्रपुरी क्षेत्र में अवैध निर्माण, जिस पर बीडीए के अफसरों की जुबान नहीं खुल रही। कहने को ये काफी विकसित कॉलोनी है, लेकिन यहाँ हो रहा है अवैध निर्माण और बेपरवाह बने हैं अधिकारी। दर्जन भर से ज्यादा अवैध निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की अनदेखी चौंकाने वाली है। लगातार हर दिन हम लोग प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं अपने डिफरेंट वार्ड्स में और जोन्स में, और उसमें जो अवैध प्लॉटिंग है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और जो अवैध निर्माण हुए हैं इंडिविजुअल केसेस हैं जिनमें पहले हम नोटिस दे चुके हैं, सुनवाई कर चुके हैं, डेमोलिशन ऑर्डर पारित कर चुके हैं, उसमें भी हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं मौके पे जाकर के। तारीख 20 अगस्त साल 2014। यही वो तारीख थी जब रविंद्रपुरी की कोहिनूर बिल्डिंग में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद यहाँ की एक पहचान मिनी पीएमओ की बन गई। तब कोहिनूर बिल्डिंग का नाम हर जुबान पर था। बाद में पीएम मोदी का संसदीय कार्यालय यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब ये इमारत अवैध निर्माण की काली छाया की वजह से चर्चा में है। इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है, लेकिन इसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है। बावजूद इसके न तो बीडीए इस पर ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासनिक अमला। ये सिर्फ रविंद्रपुरी क्षेत्र की एक बिल्डिंग भर का मामला नहीं है। इस इलाके में कई अवैध निर्माण हो रहे हैं। आप इस रविंद्रपुरी क्षेत्र को देखें तो जो जगह थी ये संसदीय कार्यालय, कोहिनूर बिल्डिंग बोली जाती थी ये, लेकिन अब आपको शायद वो बिल्डिंग दिखाई ना दे, क्योंकि उस बिल्डिंग के जगह ये बहुमंजिला इमारत बन रही है। अब देखिए ये बहुमंजिला इमारत है और ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये बिल्डिंग सवालों के घेरे में है। ये पूरा रविंद्रपुरी क्षेत्र अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण की भेंट चढ़ा है। पहले भी अधिकारियों ने यहाँ के अवैध निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं अनदेखी की थी। अब जरा कोहिनूर बिल्डिंग के बारे में जान लीजिए। कोहिनूर मारखंड परिवार की प्रॉपर्टी थी। यहाँ कोहिनूर स्टोर खुला, 2 बिल्डिंगें बनी। अब इसकी चर्चा अवैध निर्माण को लेकर है। भाजपा के लोगों के दिल में भी इस अवैध निर्माण को लेकर दर्द होता दिख रहा है। ये जरूर है कि निर्माण तो हो रहा है। निर्माण हो रहा है जी, तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या लगता है? अब इस कागज पत्थर तो हमने नहीं देखा है। देखिए रविंद्रपुरी कॉलोनी अप्रत्याशित रूप से बहुत तेजी के साथ भौतिकता की तरफ भागी है। जिनका मकान सड़क पे है वो कोई न कोई दुकान खोलने में लग गए हैं। बहुत तेजी के साथ वहाँ रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। बहुत तेजी के साथ वो सीधे सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनती जा रही है। जो कॉलोनी कभी काशी की पॉश कॉलोनी थी, आज यहाँ होटल रेस्टोरेंट के नाम पर अवैध निर्माण हो रहा है, पर बीडीए और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर यही हाल रहा तो देर सवेर योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ भी पहुँच सकता है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।